आपसे मिलना चाहता हूं। आज का टॉपिक कंप्लीट बुद्धि आपने पढ़ लिया होगा, मेरे अनुसार आज का टेस्ट दिया होगा। ये जो टेस्ट चल रहे हैं इनमें कंप्लीटली पूरी एनसीईआरटी आपके सामने है। आपको कोई भी साइकोलॉजी की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आपने इसका पूरा ये वीडियो पूरा विश्लेषण पढ़ लिया। ये वही प्रश्न है जो हूबहू छपते हैं, जहां से प्रश्न की लैंग्वेज बनती है। एक एक चीज को वहीं से मैं उठा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ईमानदारी से इन चीजों को समझ रहे होंगे। एक छोटी सी थीम के साथ, द बेस्ट टाइम इज नाउ। आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं कब स्टार्ट करूं, मेरा बेहतरीन टाइम कब आएगा। तो मैं आपको आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं कब स्टार्ट करूं, मेरा बेहतरीन टाइम कब आएगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका बेहतरीन टाइम स्टार्ट होता है जस्ट अभी से। जब आप मेरी बात सुन रहे हैं वहीं से आपका बेस्ट टाइम है। कभी भी किसी चीज का इंतजार मत कीजिए कि सर मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा, मैं परसों से स्टार्ट कर दूंगा, मैं अगले महीने से कर दूंगा। नहीं, जिस जगह बैठे हैं, जहां बैठे हैं, वहीं से अपना बेहतरीन देना प्रारंभ कर दो। इससे बेहतरीन टाइम तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस नाउ वर्ड को पकड़ लीजिए, इससे बेटर कुछ नहीं है। याद रखना, हमेशा अब में जीना शुरू कर दें। जब तक हम अतीत और भविष्य में जिएंगे तब तक आपका वर्तमान कभी बेहतर नहीं हो सकता। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। ये उन बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है जो जयपुर में ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। कल से प्रारंभ हो रहा है 2 बजे से, कंप्लीटली जीरो लेवल से लर्निंग टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। तो जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड के लिए, वो बैच कल आ जाए 2 बजे मिशन कोचिंग हॉल में स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको एक इंसाइट मिलेगी इन प्रश्नों के माध्यम से कि कैसे प्रश्न आते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने बुद्धि को परिभाषित नहीं किया है। अब आपको कि सर ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार बुद्धि को हमें पढ़ना है क्या? निश्चित रूप से पढ़ के जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या कर रखी है और एनसीईआरटी को हमें रिट में कंप्लीटली फॉलो करना है। वैसे भी ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड थर्ड हो, सभी में एनसीईआरटी बेस रहता है। तो इसलिए आपको परिभाषा पढ़ के जानी है, उसमें बहुत मुख्य रूप से इसको हाईलाइट कर रखा है। तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में बुद्धि के 4 अर्थ बताए गए। कितने बताए गए? 4। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षण करने, दूसरा है सीखने लर्निंग करने, तीसरा है समझने, और चौथा दे रखा है समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने और सोद्देश्य व्यवहार करता है। इनमें से कौन सा परिभाषित नहीं किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आ जाए इस बार। समझिएगा, मैं जो आपको जिन बारीकी की चीजों की तरफ ध्यान दे रहा हूं कि यहां से प्रश्न पुटअप हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पेपर आता है और रीट में हमेशा याद रखना अपने सब्जेक्ट को भी एनसीईआरटी पढ़ना। फिर अपनी वाली साइकोलॉजी वाली जो किताबें हैं रीट वाली, उनमें कंप्लीट मैंने एनसीईआरटी का एक शब्द भी नहीं छोड़ रखा, बट फिर भी आपको पढ़ना है। तो देखो, इसने 4 शब्द यूज किए हैं। आपका आंसर क्या रहा है? डी। प्रत्यक्षण करने, परसेप्शन करने, चीजों को आराम से देखने, लर्निंग करने की योग्यता माना है, समझने की योग्यता माना है, और एक वर्ड और लिख लेना आप, जानने की योग्यता माना है। किसकी योग्यता माना है? जानने की योग्यता माना है। 4 शब्द इस्तेमाल किए हैं। यहां जो ये चौथा ऑप्शन है समग्र क्षमता, ये ग्रेड थर्ड में बहुत बार आई हुई परिभाषा है। ये परिभाषा जो दी थी वो दी थी वेक्सलर ने। किसने दी थी? वेक्सलर ने दी थी, जिन्होंने मिश्रित बुद्धि परीक्षण भी दिया था। क्या दिया था इन्होंने? मिश्रित बुद्धि परीक्षण का कॉन्सेप्ट भी दिया था। ये वेक्सलर की परिभाषा, तो इसके आगे अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा डेविड वेक्सलर। और ऊपर वाले जो तीनों अर्थ हैं वो किसमें दिए हैं? ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में। एक चौथा अर्थ जोड़ लीजिएगा, जानना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्धि का मनोमितिक उपागम साइकोमेट्रिक अप्रोच में शामिल नहीं है। आप कहोगे सर क्या ऐसा प्रश्न आ सकता है? ये पहले भी आया हुआ प्रश्न, सीटेट में भी आया हुआ है और ये ग्रेड थर्ड में भी आया हुआ। मनोमितिक उपागम क्या होता है? देखो, 2 उपागम है, एक तो मनोमितिक उपागम और एक सूचना प्रकरण उपागम है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये 2 उपागम है, दोनों को याद रखिएगा, सूचना प्रक्रमण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग उपागम और मनोमितिक उपागम। समझ लें पहले, मनोमितिक उपागम क्या होता है? मनोमितिक उपागम वो उपागम होता है जो ये कहता है कि बुद्धि में 1 कारक, 2 कारक, 3 कारक, 4 कारक या 20 कारक है, यानी जो बुद्धि में कारकों की बात करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मनोमितिक साइकोमेट्रिक उपागम। और सूचना प्रकरण उपागम क्या होता है? जो ये कहता है कि बुद्धि समस्या समाधान की, चिंतन करने की, तार्किकता की योग्यता है, उसको अपन बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग उपागम। तो यहां आपको प्रश्न पूछ रहा है कि मनोमितिक उपागम में कौन सा शामिल नहीं है? तो 1 कारक सिद्धांत होता है। 1 कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था 1930 में। वो कहता है कि बुद्धि का अखंड इकाई, बुद्धि का कोई कारक नहीं होता, पहला सिद्धांत। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी, ये दिया था स्पेयरमैन ने 1904 में। ठीक है, स्पेयरमैन ने कब दिया था? 1904 में सिद्धांत दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और स्पेयरमैन ने कहा था कि 2 कारक होते हैं, जी और एस। ये पढ़ के जाइएगा, जी और एस। मैं क्योंकि पूरे प्रश्न शामिल नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो व्याख्या कर रहा हूं वो डिटेल्ड है, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। जी का मतलब होता है जन्मजात कारक, एस का मतलब कारक होता है विशिष्ट कारक। जी का मतलब जितनी भी आप मानसिक क्रियाएं करते हो ना वो जी कारक है। एस का मतलब है संगीत, नृत्य, अभिनय, जितनी विशिष्ट योग्यताएं होती हैं वो अपना कौन सा होता है? एस। एस अर्जित होता है, प्रशिक्षण द्वारा डेवलप कर सकते हैं, बट जी क्या है? जन्मजात है। जी अपरिवर्तनशील है, बट एस क्या होता है? परिवर्तनशील। तो ये 2 कारक बताए थे। उसके बाद 1927 में 1911 में तीसरा खंड जोड़ दिया, सामूहिक खंड। ये रिपीट एग्जाम में आया प्रश्न है। फिर आपके सामने ऑप्शन है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत भी मनोमितिक उपागम में शामिल है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, रीट के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस में अलग से डिटेल्ड नाम डाला हुआ है और वैसे भी सीटेट का फिक्स प्रश्न है। हार्वर्ड गार्डन ने सिद्धांत दिया था जिसमें इसने बुद्धि के प्रारंभ में 7 कारक बताए थे, फिर 8 हुए, फिर वर्तमान में 9 हो गए। ठीक है, तो ये 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड नामक पुस्तक में इसने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीनों सिद्धांत जो होते हैं वो किसमें शामिल होते हैं? मनोमितिक उपागम में। ये जो बुद्धि का पास मॉडल आप देख रहे हैं, पास मॉडल किसमें शामिल होता है? सूचना प्रकरण उपागम में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, क्योंकि ये बुद्धि में मानसिक क्रियाओं की बात करता है। और पास मॉडल किसने दिया था? जेपी दास ने। किसने दिया था? जेपी दास ने, नागलिरी ने,
ने, किरवी ने, ठीक है ना। बट जेपी दास याद रखना 1994 में सिद्धांत दिया था जेपी दास ने। इसमें 4 कारक होते हैं। पी का मतलब प्लान होता है, अटेंशन होता है, पी का मतलब योजना होता है, प्लान दूसरा होता है ए अटेंशन, तीसरा होता है सिमुल्टेनियस मतलब सहकालिक, और चौथा होता है सक्सेसिव मतलब अनुक्रमिक। ये 4 तत्व बताए थे बुद्धि के पास मॉडल में। ये सब पढ़ के जाने, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी में डिटेल्ड वर्णन है जो मैंने अभी बोल के बताया, तो इसको पढ़ लेना, एक प्रकार से आपका क्रैश कोर्स है का, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं कारक है? चौथा ऑप्शन डी, क्योंकि बुद्धि का पास मॉडल किसमें आ गया? सूचना प्रकरण उपागम में। सर आवाज में क्या दिक्कत आ रही है? आवाज साफ नहीं आ रही क्या? सही आ रही है थोड़ा सा, क्योंकि ये जयपुर वाले स्टूडियो से कर रहे हैं और जो अमूमन हमेशा मैं लाइव लेता हूँ सिक्के वाले से लेता हूँ, थोड़ी सी क्वालिटी का फर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी सेटिंग नहीं है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा अभी भी सही नहीं आ रही क्या? थोड़ा सा फर्क हो सकता है, इसको सेट करवाते हैं यार कल। तीसरा है बुद्धि संरचना मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के संक्रियाओं में शामिल नहीं है। देखो बुद्धि संरचना मॉडल जो दिया ना, बुद्धि संरचना जो मॉडल दिया है वो किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि संरचना मॉडल गिलफोर्ड ने दिया था और गिलफोर्ड ने इसमें 3 कारक बताए थे। कौन कौन से? संक्रिया, जिसको प्रक्रिया प्रोसेस आप बोल सकते हैं, दूसरा विषय वस्तु कंटेंट, तीसरा है उत्पादन परिणाम। ये 3 कारक इसने बताए थे, किसने? गिलफोर्ड ने। किसने बताए थे? गिलफोर्ड ने। अब आपको ये देखना है कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि संक्रिया मतलब प्रोसेस में क्या शामिल है। संक्रिया का अर्थ समझना। संक्रिया का मतलब होता है कि जितनी भी अपन मानसिक क्रियाएं करते हैं कि समस्या समाधान के लिए, वो संक्रियाएं आती हैं। संक्रिया में आती हैं 6 क्रियाएं। पहली आती है संज्ञान, दूसरा आता है स्मृति धारण, तीसरा आता है स्मृति अभिलेखन, चौथा आता है अपसारी चिंतन, पांचवा आता है अभिसारी चिंतन, छठा होता है मूल्यांकन। ये 6 मानसिक क्रियाएं शामिल होती हैं किसमें? संक्रिया में, ठीक है। तो संक्रिया में 6 मानसिक क्रियाएं आती हैं। तो यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है संक्रिया में क्या शामिल नहीं है। तो संक्रिया में अपसारी उत्पादन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट प्रोडक्टिव, हटकर सोचना। दूसरा होता है अभिसारी उत्पादन, केवल एक दिशा में सोचना। मैं कहता हूं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये अभिसारी है। मैं कहता हूं कि यदि ऐसा ना होता तो क्या होता, तो अपसारी होता है। रूपांतरण कन्वर्जेशन, रूपांतरण याद रखना किसमें आता है? इसमें आता है किसमें? उत्पादन में। उत्पादन में जो 6 मानसिक क्रियाएं 6 क्रियाएं होती हैं, इकाई, वर्ग, संबंध, विधियां, रूपांतरण और आशय, इनके नाम याद करके जाने हैं, रट लेना चाहिए। प्रश्न पूछेगा उत्पादन में क्या शामिल है? विषय वस्तु, विषय वस्तु में 5 क्रियाएं होती हैं, दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक, प्रतीकात्मक, व्यवहारिक, ये याद रख के जाना। तो ये पूरा मॉडल जो है इसको आप गुणा करोगे 6 गुणा 5 गुणा 6, यानी वर्तमान में इसमें टोटल कितने कारक हैं? 180 कारक हैं। कितने कारक हैं? 180 कारक। ये पूरा सिद्धांत पढ़ा दिया मैंने आपको 2 मिनट में। संक्रिया मॉडल, बुद्धि का संरचना मॉडल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? पूरा का पूरा त्रिआयामी सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। ये पूरा का पूरा पढ़ के जाना, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ओके डन। तो यहां जो प्रश्न आंसर होगा रूपांतरण हो गया। 4 नंबर का प्रश्न देखिएगा, सही क्या है? बुद्धि आनुवांशिक तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया है। इस पे एक बड़ा आर्टिकल डाला हुआ है पूरा एनसीईआरटी में। व्यक्तित्व, बुद्धि, विकास और आपका क्या नाम? व्यक्तिगत भिन्नता। इन चारों का सिंपल आंसर है दोनों ही वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया क्या होती है? परिणाम, ठीक है, सही है। 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम उल्लेख किया। ये एनसीईआरटी में सेम लाइन लिखी हुई है, आपको ये याद करनी है। सर्वप्रथम पूछेगा तो विलियम स्टर्न ने करना है, क्योंकि इसने केवल MA/CA दिया था। क्या दिया था? MA/CA। फिर इसी सूत्र को 1916 में गुणा 100 लगा दिया था टर्मन ने। टर्मन ने इसको विकसित किया था 1916 में। जो वर्तमान आप सूत्र देख रहे हो ना, वो किसका है सर? टर्मन का है। लेकिन सर्वप्रथम शब्द आएगा, सबसे पहले आएगा तो आपको विलियम स्टर्न करना है। 1912 में दिया था MA/CA, याद रखना। वर्तमान जो सूत्र MA/CA गुणा 100 वो किसने दिया? टर्मन ने 1916 में। तो ये लाइन भी सही है। सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बिने तथा थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया। एकदम सही है। बुद्धि परीक्षण का मापनदाता पूछ ले तो भी आपको अल्फ्रेड बिने करना है। पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? कब बनाया? 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था अल्फ्रेड बिने और साइमन ने, जिसका नाम था बिने साइमन परीक्षण। 1905, 1908, 11 में संशोधन हुआ। 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। उसमें वर्तमान में शुरुआत में 30% थे, वर्तमान में 58% हो गए, है ना? उसमें 59 के प्रश्न भी लिखे हुए। मंद बुद्धि बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है। 2 चीजें समझना पहले। मानसिक आयु क्या होती है? जो आपकी मानसिक क्रियाओं को सुलझाने की क्रिया होती है, आयु होती है मानसिक क्रिया। कालानुक्रमिक होती है क्रोनिकल एज, CA। जैसे आपकी जो DOB है, मान लो 22 साल के, 25 साल के, 28 साल के, वो होती है कालानुक्रमिक आयु। लेकिन आप 35 साल के प्रश्नों का समाधान कर सकते हो तो आपकी मानसिक आयु कितनी मानी जाएगी? 35 वर्ष। समझ में आ गया? मंद बुद्धि बालक की जो मानसिक आयु होती है उसकी कालानुक्रमिक आयु से क्या होती है? डाउन होती है। जैसे 14 साल का है तो उसकी मानसिक आयु होगी 8, 6, 5, 4 वर्ष के समान, ठीक है। तो ये चारों प्रश्न क्या है? आंसर क्या आएगा? सभी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। मैंने ऐसे बच्चे देखे नहीं आज तक, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, एकदम सही से आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे बच्चों। डी नहीं आएगा बेटा, ये चारों ही सही हैं। ये चीजें बहुत आसान चीजें हैं। ये टॉपिक तो सबसे आसान है, याद रखना। NEP 2020 आप मत पढ़ो, ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम जिंदगी में बोलोगे नहीं और जहां बताऊंगा वहीं से प्रश्न आ जाएंगे। मस्त रहो आप तो बस और चीजें पढ़ लो, बाकी चीजें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये पढ़ा लो। पढ़ा दूंगा सर, पेडागोजी वो सब ये इसमें आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में करवा दूंगा इतना गजब तरीके से। मस्त रहो आप, तनाव मतलब जिंदगी टेंशन लेने के लिए मिली को नहीं है, बहुत मुश्किल से मिला है लाइफ। कुछ बाल होगा जगह की जिंदगी चलेगी, शरीर में कोई ना कोई दोष आगो, बहुत मुश्किल से मिली है। इन अपन टेंशन लेनी नहीं, हंसते हंसते मस्ती के साथ 2025 में नौकरी लग के जाएंगे। नोट कर लेना इस चीज को। रोते हुए नहीं लगेंगे, शिकायत करते हुए नहीं लगेंगे। गुरुजी मर गया, पढ़न में को नहीं आवा है, गुरुजी याद को नहीं हुआ है, गुरुजी मन बा मार दियो, मेरो ध्यान बा खा गई। अरे बाढ़ में जब गिरो अनसन। आपने एक ही काम करना है, मस्ती करनी है, खुद से प्यार करना है और धमाका के साथ 2025 में सिलेक्शन लेके जाना है। आप बात लो की लकीर बांध लो। आप बात में क्यों आना जाने को नहीं, रोनो राणा ए मने मनुष्य सकल है ना, मैंने रोता टाबर धर्म में चोखा कौन लगा था बताऊं। मैंने टाबर लगा हंस तो चोखो एकदम खिलखिलाते हो, गुलगुला के जिया करो, राजी रिया करो, एकदम से बढ़िया खाया करो, बढ़िया पिया करो, बढ़िया मस्त मन में जाते पर डांस पटक दिया करो। ज्यादा दिमाग खराब हो तो रूममेट के 2-4 गब्बू गाल के लास्ट में सॉरी बोल दिया करो, मस्त रिया करो। लेकिन रोना राणा है छोड़ दो, मर गया गुरुजी याद को नहीं हुआ, परीक्षा सिर पर आ गई और बारह के करा कोई बात होंगी। देखो
एक 14 साल के बच्चे की मानसिक आयु 16 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात। आप रीट के जितने भी पेपर हुए हैं वो सब देखना, जितने भी रीट पेपर देखना, उसमें एक फिक्स प्रश्न है, ये माइंड में सेट कर लो, ये इजी प्रश्न है, 30 में से एक प्रश्न नहीं होगा, और ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एम ए बटा सी ए गुणा 100, ये क्या है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। ये बच्चे की वास्तविक आयु कितनी है? 14 साल। मानसिक आयु कितनी है? 16। एम ए बटा सी ए यानी 16 बटा 14 गुणा 100, तो ज्ञात करो कितनी आएगी? 160 आएगी या 140 आएगी? बताओ फटाफट बताओ। 160 या 140? 160 140 क्या आएगी? बताओ फटाफट। ए बी, अरे 160 140 बोलो रे, सगड़ा मड़ा दो बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया टाबर, मत सोचो कि मेरी आवाज से करो कंफ्यूज हो जाओ। बढ़िया, 114.28 यो को आईक्यू लेवल आओगे। यो प्रश्न सगड़ा टाबर सीख लीजिए, आज ही रात में सीख लीजिए। 2-4 सवाल माइंड में बना बना थारी मानसिक आयु और वास्तविक आयु गुणा करके बुद्धि लब्धि याद कर लो थारी। थान तो बेरो थारो को तो वो दिन है सबने बेरो है थारी मानसिक आयु सबने पता है गुरुजी मारो स्टैंडर्ड ओ का 30 स्टैंडर्ड तो है और मानस वास्तविक थान बेरो, ये तो निकाल लो सगड़ा। यो प्रश्न 100% आसी। वेरी गुड। अगर देखो निष्पादन परीक्षण, ये रीट में 2-3 बार ये प्रश्न आ गया, उठाना समझना। निष्पादन का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है भाई बताओ? परफॉर्मेंस टेस्ट किसको बोलेंगे? परफॉर्मेंस टेस्ट होता है जिसको आप क्रियात्मक परीक्षण बोलते हैं। बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत सामूहिक। व्यक्तिगत के 2 प्रकार होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल, शाब्दिक अशाब्दिक। अशाब्दिक का एक टाइप है क्रियात्मक या निष्पादन परीक्षण, समझिएगा इस बात को। शाब्दिक परीक्षण होते हैं पढ़े लिखे लोगों की अमूर्त बुद्धि का पता लगाने के लिए। अशाब्दिक परीक्षण होते हैं गूंगे बहरे छोटे बालक अलग अलग देश में रहने वाले लोगों की बुद्धि मापन करने के लिए। इसी अशाब्दिक की कैटेगरी है निष्पादन, जिसको अपन क्रियात्मक परीक्षण भी बोलते हैं। वे परीक्षण जिसमें वस्तुएं ओरिजिनल रूप में होती हैं उनको बोलते हैं निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट। ये प्रश्न बार बार आएगा, समझ लीजिएगा। इतनी गजब की क्लास है, आप मतलब मैं फोकट में पढ़ा रहा हूं आपको, मान लो कि पूरा ज्ञान शॉर्ट एंड स्वीट दे रहा हूं, चीजें वही हैं, बस ये मान लो कि एकदम स्वीट क्रीम क्रीम दे रहा हूं आपको। निष्पादन परीक्षण परफॉर्मेंस टेस्ट का उदाहरण नहीं है। कोहे ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, कोहे ब्लॉक डिजाइन परीक्षण कई बार आ गया, ग्रेड 3 में भी आ गया, रिट में भी आ गया। एससी कोहे ने दिया था 1923 में, और ये परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। इसमें लकड़ी की आकृतियां होती हैं, उनको बनाकर डिजाइन बनानी पड़ती है। ये सब बीएड में हमने तो किए हैं, खुद एमएड में बच्चों से करवाए। अलेक्जेंडर का पास एलोक परीक्षण 1932 में बना था, याद रखना। ये भी निष्पादन परीक्षण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, 7 से 14 वर्ष के लिए होना चाहिए। भाटिया द्वारा निर्मित बैटरी परीक्षण, ये ग्रेड 2 में कई बार आ गया, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट निष्पादन परीक्षण है भाटिया का निष्पादन परीक्षण, ठीक है ना। और ये होता है 11 से 16 वर्ष, मेरे एक तो ये प्रश्न आया हुआ है, 11 से 16 वर्ष याद रखना एज ग्रुप। एक इसके 5 उप परीक्षण याद रखना। 1955 में सीएम भाटी ने बनाया था, जिसमें कोहे ब्लॉक परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, पास एलोक परीक्षण और स्मृति परीक्षण और चित्र निर्माण परीक्षण, ये 5 के नाम भी याद करके जाना, समझ गए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। इसके 5 परीक्षण होते हैं। एस जलोटा द्वारा निर्मित सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, ये सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। किसमें आता है? सामूहिक शाब्दिक में आता है। ये भी ग्रेड 2 में भी प्रश्न आया हुआ है, और इसमें 100 प्रश्न होते हैं, याद रखना। शायद 12 से 16 वर्ष में, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा, बट 12 से 16 वर्ष के लिए होना चाहिए। एक मोहसिन जोशी का जो परीक्षण है वो भी देख के जाना, वो भी इंपॉर्टेंट, अपनी किताब में डाल रखे हैं मैंने। तो यहाँ पे जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा नहीं है? चौथा नहीं है, क्योंकि ये सामूहिक शाब्दिक में आता है। किसमें आता है? सामूहिक शाब्दिक। बहुत बढ़िया। आप क्लास देखा करो मत बेटा, शेयर भी किया करो, लोगों तक पहुंचाया करो। बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे कोर्स नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन कोर्स नहीं ले पाते हैं, उन बच्चों तक पहुंचाया करो। एक धर्म को काम है, सेवा को काम है। अधिकतर बच्चों तक पहुंचा दिया करो, क्योंकि अपने को क्या नुकसान होना है, बच्चों को कुछ भी चीज समझ में आएगी तो बढ़िया ना बेचारों को, तो अधिकतर बच्चों तक पहुंचाया करो इनको। कौन सा कथन सही नहीं है समझिएगा। संस्कृति ये निर्धारित करती है कि अंततः किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास किस प्रकार का होगा, वाइगोत्स्की। एकदम सही है, वाइगोत्स्की ने ही कहा है, और ये एनसीईआरटी में अलग से एक आर्टिकल बना हुआ बुद्धि वाले टॉपिक में। तो वाइगोत्स्की हमने पहले वाइगोत्स्की के विक्रम पढ़ाया नहीं, मैंने अधिगम वाले टॉपिक के तो प्रश्न आए नहीं, वो करवाऊंगा। एक बाल विकास का दोबारा से पूरा का पूरा करवा दूंगा, ताकि सीडीपी इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट वाले पेडागोजी बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा इसमें पीवाईक्यू में। एक टीचिंग मेथड को लेकर भी मैं 4-5 टेस्ट ले लूंगा इंपॉर्टेंट, और वो करवा दूंगा, उसमें से बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। वाइगोत्स्की ने संस्कृति को इंपॉर्टेंट माना था, याद रखना, ज्ञानात्मक और बुद्धि के विकास में। अपनी भावनाओं और संवेगों को जानना और उसके प्रति सेंसिटिव होना सांवेगिक बुद्धि, किसका कथन है? गोलमैन का। डेनियल गोलमैन ने सांवेगिक बुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया था, 1995 में, अमेरिका के रहने वाले थे, और ये कथन उनका है। उन्होंने 5 कारक बताए थे: आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, आत्म प्रेरणा, समानुभूति और सामाजिक कौशल, जिसमें ऊपर वाले 3 जो होते हैं वो अंतर व्यक्तिक होते हैं, खुद के अंदर होते हैं, और लास्ट वाले 2 होते हैं वो दूसरों के प्रति होते हैं। बुद्धि समय के साथ बदलती है, बुद्धि एक एकल इकाई नहीं है, बल्कि ये कई अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं का संयोजन है। स्पीयरमैन, ये प्रश्न अभी सीटेट में आया था, एज इट इज, यही सेम लैंग्वेज आई थी, इसको समझ लीजिएगा। और ये चूंकि आपके सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है, बुद्धि समय के साथ परिवर्तनशील होती है, बुद्धि एकल इकाई नहीं, दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, अपितु बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं का संयोग है, और ये जितनी भी बुद्धियां होती हैं वो सब फ्रीडम होती हैं। ये जो मैंने 4 लाइन बोली है ना, इनको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ये कथन स्पीयरमैन का नहीं था, कथन किसका था? उसका गार्डनर का। किसका था? ये गार्डनर का कथन था। कितने बच्चों ने आंसर सही किया इसका? सीसी किया क्या? नहीं, कौन सा कथन नहीं है? बहुत कम बच्चों ने किया। सीसी जिन्होंने बच्चों ने किया, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार सीटेट में तो बहुत बार रिपीट हो गया, तो इसलिए मैंने आपको इसमें डाला है कि समझ में आ जाए। हार्वर्ड गार्डनर आपके अलग से लिखा हुआ है। बुद्धि समय के साथ परिवर्तनशील होती है, बुद्धि के अलग अलग आयाम होते हैं, बुद्धि के अलग अलग प्रकार होते हैं, बुद्धि में कोई जीकारक नहीं होता, सभी बुद्धियां आपस में स्वतंत्र होती हैं। ये कथन था हार्वर्ड गार्डनर का, अपना सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, जो 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड किताब में इन्होंने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, याद रखना। सामान्य मानसिक योग्यता के 2 खंड में विभाजित होते हैं। वर्णन, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आया हुआ है। सामान्य मानसिक योग्यता, वर्णन ने एक सिद्धांत दिया था, हिरेचिकल मॉडल, पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, जिसमें इसने कहा था कि सबसे ऊपर सामान्य योग्यता होती है, जी होती है, फिर उसके अंतर्गत जो है मानसिक योग्यता के 2 खंड होते हैं। एक बताया था इन्होंने केएम
नॉलेजेबल, मैकेनिकल, और दूसरा बताया था वीडी, ठीक है। वीडी जो वोकेबलरी होती है ना, उसके अंतर्गत शाब्दिक और व्यवहारिक एक प्रकार से बुद्धि होती है। तो वीडी और केएम, ये वीडी और केएम दो प्रकार इसने बताए थे, किसने? वर्णन ने, ठीक है। तो ये एक पदानुक्रमिक सिद्धांत है जो 1965 में आया था, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पहले भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, तो याद रखना। बाकी सब कथन सही है, लेकिन जो सी कथन है वो यहाँ पे क्या है? गलत है। ओके, वेरी गुड। एनईपी 2020 की क्लास दलपत चौधरी, तो क्या याद रखेगा? गजब तरीके से पढ़ा दूंगा, मस्त रह तू। एनईपी 2020 पढ़ना की आवश्यकता बनी, ठीक है। सी, क्यों टेंशन ले रहा है? क्या बता दे एक काम की बात, तो मस्त रहा करो, लाडू खाओ और मस्त रहो। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वैज्ञानिक में कौन सी बुद्धि होगी? बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। बताएं कौन सा आंसर होगा, फटाफट बताएं। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के स्पेशली 9 प्रकार बताए, आपको तो 8 ही पढ़ने हैं। पहला प्रकार था आपका भाषात्मक बुद्धि, लेखक है, अनुवादक है, ठीक है, व्याख्याता है, वकील है, जिसमें भाषा की योग्यता। दूसरी बुद्धि है तार्किक गणितीय, जिसमें समस्या समाधान, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है, वो तार्किक गणितीय होती है, होती है साइंटिफिक में, वैज्ञानिक में, गणितज्ञ में, नोबेल पुरस्कार विजेता में, ठीक है। फिर तीसरी प्रकार बुद्धि थी संगीतात्मक, लय तान गान से जिसका संबंध होता है। चौथी बुद्धि जो उसने बताई थी वो बताई थी स्थानिक। कौन सी बताई थी? स्थानिक, स्पाइटियल। ये होती है मानसिक प्रतिरूप बनाने की योग्यता, मानसिक प्रतिरूपण बनाने की योग्यता, परिवर्तन करने की योग्यता। ये जितने भी पायलट होते हैं, जितने भी वास्तुकार होते हैं, जितने भी आपके कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार होते हैं, ठीक है ना, इन सब में जो बुद्धि पाई जाती है होती है स्थानिक। पांचवी बुद्धि बताई थी शारीरिक गति, जिनके शरीर में लचीलापन होता है, धावक, जिम्नास्टिक, शल्य चिकित्सक, ठीक है, ये जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन आ गए। छठी बुद्धि बताई थी अंतः व्यक्तिक, इंट्रापर्सनल, अपने आप को जानना, छठी 7वीं थी अंतः व्यक्तिक, दूसरों को जानना। 8वीं थी प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरल, ठीक है, जो प्रकृति पर सेंसिटिव होती है। और 9वीं थी अस्तित्ववादी बुद्धि। अल्ले पूरा टॉपिक हो क्लियर। अब यहाँ पे जो प्रश्न आएगा वो आंसर क्या आएगा बताओ? वेरी गुड, 4 आंसर आ जाएगा। हाँ, डी आ जाएगा ना। तार्किक गणितीय किसमें होती है? वैज्ञानिक में। अब यहाँ पे एक सीटेट में प्रश्न आया था, उसमें तार्किक गणितीय स्थान पे ट्रांसडेक्टिव नाम लिखा हुआ था। तो ट्रांसडेक्टिव बुद्धि का संबंध भी किससे होता है? तार्किक गणित। तो भाषा बहुत चेंज होती है साइकोलॉजी में, इस चीज को याद रखना। तो ये चीजें जो बता रहा हूं उनको नोट कर लेना। आगे देखो भाई, सावैंगिक बुद्धि के संपर्क को, सावैंगिक बुद्धि कौन सा? ईक्यू, जो जिंदगी में होना चाहिए आदमी में, को सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया? इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था सर्वप्रथम? देखो भाषा का गेम है, पूरा मनोविज्ञान समझिएगा इस चीज को। मैं ऑफलाइन बैच में तो एक चीज, इन चीजों पे बहुत गौर करवाता हूं बच्चों से कि यहां ऐसी चीज आ जाएगी। सर्वप्रथम वर्ड आएगा तब तो आपको क्या करना है? जॉन मेयर पीटरसेलोवी 1990, उन्होंने किताब लिखी थी व्हाट इज ईआई। एक किताब लिखी थी संवेगात्मक बुद्धि व संवेगात्मक विकास, 2 किताब लिखी थी, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था 1990 में। कब दिया था? 1990 में जॉन मेयर पीटरसेलोवी ने। और इन्होंने सावैंगिक बुद्धि का योग्यता मॉडल दिया था। क्या दिया था? योग्यता प्रतिमान दिया था। किसने? जॉन मेयर पीटरसेलोवी। तीनों प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ग्रेड फर्स्ट में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जिसमें उन्होंने बताया था संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता, संवेगों को समझने की योग्यता, संवेगों का प्रबंधन करने की योग्यता, नियंत्रण करने की योग्यता, विचार करके संवेगों का प्रयोग करने की योग्यता। 4 योग्यता उन्होंने बताई थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोलमैन इसके वास्तविक प्रतिपादक 1995 जिन्होंने 5 कारक बताए थे, मिश्रित प्रतिमान दिया था। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, जिसमें छठा और 7वां प्रकार इससे रिलेवेंट है। थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए थे 1920 में, उसमें सामाजिक बुद्धि का जो प्रकार है उसका संबंध होता है सावैंगिक बुद्धि से। वैसे तो इन सब का सावैंगिक बुद्धि में योगदान है, लेकिन सर्वप्रथम शब्द आया है तो आपका आंसर क्या करना है? जॉन मेयर पीटरसेलोवी। बढ़िया, आगे देखिए सर, ये सब चीजें नोट कर लेना आप। थॉर्नडाइक के अनुसार वाले वाले मतलब यहाँ पे एक डॉट डॉट है, व्यक्ति सफल कलाकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे 1920 में, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो ये कहता है कि कौन सी बुद्धि वाले व्यक्ति सफल कलाकार, ये अपने राजस्थान बोर्ड की जो 12वीं क्लास की साइकोलॉजी उससे उठाया प्रश्न है, चित्रकार और गणितज्ञ होते हैं। दोनों किताबों को मिला रहा हूं, एनसीईआरटी और आरबीसी बोर्ड, थोड़ा बहुत चेंज है दोनों किताबों में, बट मैं दोनों टेस्टों में ऐसा करवा दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। कि सफल कलाकार, चित्रकार, गणितज्ञ, तो 3 बुद्धि बताई है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। तो ये जो अमूर्त बुद्धि होती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, इसका संबंध किससे है? शब्दों से है, संकेतों से है, प्रतीकों से है, ठीक है ना। ये किस सूत्रों से है? ये तो होती है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि होती है इसका संबंध प्रत्यक्षीकरण से, स्पेशली हस्तकौशल से, मशीनों से है जिसका संबंध। इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। बिजनेसमैन वगैरह में आपके जितने भी ये औद्योगिक कार्यकर्ता जितने भी हैं, इंजीनियर है, कंप्यूटर ऑपरेटर, सब में मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि होती है जिसमें संबंध बनाने की शक्ति, एडजस्टमेंट पावर बहुत अच्छा होता है सामाजिक कार्यकर्ता। सामयिक बुद्धि इसने बताई नहीं थी, याद रखना। तो इसमें कौन सी बुद्धि में ये आएगा? तो आपको आंसर क्या करना है? क्या आंसर? 3 ए, कई बच्चे 3 बता रहे हैं, कई बी बता रहे हैं, बताओ। अरे सिंपल सी बात है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे होता है? शब्दों से, प्रतीकों से, प्रतिमाओं से, ठीक है, सूत्रों से। तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये सबका संबंध प्रतिमा से है, चित्रकार सब प्रतीकों से है, कलाकार है, प्रतिमा, प्रतीक, चित्रों से। गणितज्ञ का संबंध सूत्रों से होता है, इसलिए सब किस बुद्धि में आ जाएंगे? अमूर्त बुद्धि में आ जाएंगे। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो चीजों को समझा करो, ऐसे मत गधों की तरह मत पढ़ा करो, भाग रहे हो, समझ में आ नहीं रही चीजें। मिलान सही नहीं है। मेरे प्रश्न यदि आपके सही नहीं हो रहे हैं तो आपकी साइकोलॉजी आपकी गलत है, याद रखना। आप गलत दिशा में पढ़ रहे हो मनोविज्ञान। आप जिन भी चीजों से पढ़ रहे हैं इसका मतलब सच में आप गलत दिशा में पढ़ रहे हो। मैं कहता हूं, मैं जो प्रश्न बना रहा हूं, यदि उस प्रश्नों में 15 में से बच्चा 11, 12, 13, 14 तक जा रहा है, इसका मतलब वो रियल में साइकोलॉजी पढ़ रहा है, अन्यथा तो आप वास्तव में आपका बेस बहुत कमजोर है। मिलान सही नहीं है, सुनिएगा। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? केटल ने दिया, एकदम सही है। इसने एक सिद्धांत दिया था बुद्धि का, धारा प्रवाह सिद्धांत, शायद 1963 होना चाहिए ना। धारा प्रवाह का सिद्धांत, जिसको तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना। तरल बुद्धि होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठीक है, और ये होती है ठोस बुद्धि होती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। तरल बुद्धि होती है सामान्य बुद्धि के समान। मैं क्लास में इसको लेकर बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात करता हूं कि भाई आपको जीएफ चाहिए कि जीसी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं सर जीएफ चाहिए। जीएफ का मतलब समझ गए? तरल बुद्धि, तरल बुद्धि हुआ जीएफ। जीएफ को मतलब गर्लफ्रेंड को नहीं हो, याद रखियो। मैं तो लाइफ में गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, कोई नुकसान को नहीं, लेकिन होनी है कि चाहिए जो कि परेशान नहीं करे, रिप्यू दिल्ली खर्च नहीं करावा है, ठीक है। सामने से क्यों देबो करे था टाइम टाइम पर, मतलब कभी
₹50 चीज खिला दी, ₹200 चीज खिला दी, ₹500 खिला दी, छोटा मोटा गिफ्ट भी दे दे। एंगी गर्लफ्रेंड हो जाए तो फायदा ही भाई, और बाकी जो था थे जो लुटा के आओ बैंक गर्लफ्रेंड जिंदगी में कदे नहीं रखनी, याद रखना। लड़कियां तो नाराज होती बट हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि टापरा की लड़का की स्थिति बहुत खराब है, सिलेक्शन आगे हो रहा है कोई जयपुर सिक्कर आगे पड़ जाए, ठीक है, रुपया आगे ना हो, खुद भूख मरबो करें, बड़ा 250 रुपये की डेयरी मिल्क खिलाबो करें, तो 20 से बढ़िया बेटा हमेशा गर्लफ्रेंड हो तो मतलब समझ गा, बहुत बढ़िया। तो जीएफ को मतलब हुआ तरल बुद्धि। ये तो हंसी मजाक की बात है, पॉजिटिव मूड रहना चाहिए, हंसते रहा करो, मस्त रहा लगते हो, रोते हुए चेहरे मुझे बहुत गंदे लगते हैं। तरल बुद्धि का मतलब है सामान्य बुद्धि, जिसमें जितनी ज्यादा होगी वो लाइफ में उतने आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ठोस बुद्धि होती है एक प्रकार से विशिष्ट बुद्धि, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो जो जी और एस स्पेयर मैंने बताया सेम वही प्रकार बताया, कैटल इंपॉर्टेंट है। जी कारक को मानसिक ऊर्जा किसने कहा, स्पेयर मैन ने। ये पीटीआई थर्ड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आया था और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में भी आया था। जी और एस दो स्पेयर में बताते। जी को इसने मानसिक ऊर्जा कहा था कि लाइफ में जिस आदमी में जी जितनी ज्यादा है वो लाइफ में उतना ही आगे बढ़ता है, ये किसने कहा था, स्पेयर मैन, इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इज इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। और ये किताब वैसे भी पढ़ लेना जिंदगी में, लाइफ में कभी आपको लगे यार मुझे कुछ बेचैनी हो रही है, मेरा मूड डिसऑर्डर हो रहा है, तब आप याद रखना इस किताब को पढ़ना, बहुत गजब किताब है और कुछ चीजें अपने अंदर लेके आना। ये डेनियल गोलमैन की किताब है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, तो ये भी सही है। घटकीय बुद्धि, कंपोनेंट इंटेलिजेंस, अनुभाविक बुद्धि, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस और सांदर्भिक बुद्धि, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, जेपी दास। ये चारों प्रश्न आपके बहुत बार आ गए, और जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप रिट के अभ्यर्थी हो तो आपको बुद्धि के 3-4 सिद्धांत ढंग से पढ़ने चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टर्नबर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पीयरमैन मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, शायद मैं देखूंगा इस प्रश्न में शामिल है कि नहीं आज के टेस्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी मेंटल इंटेलिजेंस, ठीक है। आज नहीं शामिल होगा तो मैं जब एक समग्र टेस्ट कराऊंगा 30 क्वेश्चन का उसमें कर दूंगा, बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये ढंग से पढ़ के जाना। यदि ये प्रश्न मैंने कंप्लीटली सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए, पूरी किताबों कवर करते, बट फिर भी ये जो लास्ट का डी ऑप्शन है ये 3 रीट में 3 बार प्रश्न आ गए, और ये याद रखना ये गलत दे रखा है यहाँ पे, जेपी दास ने नहीं दिया था, किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया था, ये स्टर्नबर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है स्टर्नबर्ग, रीट का भी है वैसे भी साइकोलॉजी का। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत था सूचना संसाधन सिद्धांत, रीट 18 में प्रश्न आया था। इसको त्रिचापीय सिद्धांत भी बोलते हैं, ट्राई आर्किक थ्योरी, त्रिचापीय सूचना संसाधन सिद्धांत बोलते हैं। और इसके 3 घटक थे, अनुभव बुद्धि जिसको विश्लेषण बुद्धि भी कहते हैं, सांदर्भिक बुद्धि जिसको क्या नहीं, अनुभाविक बुद्धि जिसको सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं, क्रिएटिविटी, और सांदर्भिक बुद्धि जिसमें दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। ये 3 बुद्धि के तत्व बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक, ये 3 भी अलग से बताएं, इनको भी पढ़ के जाना, मैंने किताब में बहुत डिटेल्ड वर्णन कर रखा है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, स्टर्नबर्ग का है, इसको ढंग से पढ़ के जाना। तो यहाँ पे ऊपर वाले तीनों सही हैं, बट ये जो डी ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, दूसरा मतलब डी। ओके, वेरी गुड। सर नींद का क्या करें, बेटा नींद का कुछ मत करना, नींद जितनी ली जाए उतनी ले, ठीक है। और बाद में जितनी आंख खुल जाने के बाद जब तो पढ़ सके तो पढ़। आज चीज़ों को कोई इलाज थोड़ी हुआ, नींद आ रही है तो ले 8 घंटा सो ले, क्या फर्क पड़ जाएगा। ए बहाना हुआ अपना कि गुरुजी 12 घंटा, कोई 12 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं कि मात्र 4 घंटे पढ़ लो, लेकिन 4 घंटे जिस ऊर्जा के साथ मैं पढ़ा रहा हूं उस ऊर्जा के साथ तुम किताबें खोल के बैठ जाओ। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो तो मुझे बता देना। तुम रोते रहते हो गुरुजी मेरे आज को नहीं हो, मैं 5 घंटा, मेरे को ये बावड़ी बात मत किया करो। मैं कह रहा हूं 3.5 घंटा पढ़ लो, लेकिन पढ़ोएगा गजब का कि 3.5 घंटा पूरी ऊर्जा झुक जानी चाहिए। रोता रहो, अठिन लाइब्रेरी में बैठा हो तो अगल बगल में देख रहे हो, बिक नहीं देख रहे हो, सीधे उतर रहे हो तो बिठिन देख रहे हो, दुकान पर किताब लेने जा रहे हो तो बीच में 25 चीज देख के आगा, दिमाग में थारे कचरो पर रखे, एक मिनट की रील से संतुष्टि ले लाग जाओ थे। जिंदगी में 5 घंटा काम करो, लेकिन यहाँ को काम करो कि बीट टाइम पर 5 घंटा पूरी जान झोंक दो, मजा आना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ाना मजा आवे, मजा लो। नींद आ रही है, अरे लो नींद कदे लोगा, बुढ़ापन तो नींद में ही को नहीं आवेगी। आज जवानी है था बढ़िया नींद आ रही है, लोग नींद की गोली लेनी पड़े, नींद लिया करो, नींद से सिलेक्शन कौन रुके। बावड़ी बात मत किया करो, नींद लिया करो, लेकिन पूरी रात कटे चेटिंग में लाग रहे हो, कटे क्यों लाग रहे हो, बंद छोड़ दो। बाकी नींद में क्यों फर्क कौन पड़े, नींद में खाण में आम चीजों में कोई नुकसान को नहीं है। घूमने में, योग करना का, मैंने एक्सरसाइज करना में कोई नुकसान को नहीं। जैसे फालतू चीज ही अनावश्यक मैसेज के ऊपर क्लिक कर रहा हो, देख रहा हो, लाइक भेज रहा हो, स्टेटस देख रहा हो लोगों का, बैग गलत ही, बाकी सब चीज सही। देख कट लीजिए, हम ध्यान बता दे मेरे सही मिलान नहीं है। देखियो रे रेवेस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज आरपीएम अशाब्दिक परीक्षण एकदम सही और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जेसी रेवे ने बनाया था 1938 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अशाब्दिक परीक्षण याद रखना, रंगीन सांचों का प्रयोग किया जाता है इसमें, बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट और बहुत बार आ गया। संस्कृति मुक्त परीक्षण आरबी केटल बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी जी कारक मापन करता है और इसके 3 लेवल होते हैं, 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए और उच्च स्तर के बच्चों के लिए। टेट में आया हुआ प्रश्न है, स्टेट में याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये भी सामूहिक आपका अशाब्दिक परीक्षण में आता है, दोनों आते हैं। मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था 1908 में, समझ गए। ये प्रश्न भी आया हुआ है केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड में। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, ऑर्थर जेनसन ने, गलत है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ऑर्थर जेनसन ने सिद्धांत दिया था जिसमें बुद्धि के 2 स्तर बताए थे, साहचर्य स्तर और संज्ञानात्मक स्तर, जो सूचना प्रक्रिया सिद्धांत में आता है। यदि ये भी एनसीईआरटी में डाल रखा है आर्थर जेनसन, बट इसके साहचर्य और संज्ञानात्मक स्तर 2 है, पदानुक्रमिक लेवल का सिद्धांत है इसका भी। तो यहाँ पे डी गलत है, क्या है, डी गलत है, बाकी सब सही है। अच्छा प्रश्न है, इसमें भी सब चीजें आ गई आपकी। अगला देखना भाई, मानसिक मंदन के विभिन्न वर्ग प्रकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। ये रिट में 2 बार आ चुका है प्रश्न, रिट में 2 बार आ चुका है, 18 में भी आ चुका है, 22 में भी आ चुका है। इसको पढ़ के जाइएगा और ये जो मैंने लिखा है इसी को पढ़ना, मैं कुछ चीजें समझाऊंगा वो लिख लीजिएगा। निम्न मंदन माइल्ड
चाइल्ड क्या है? माइल्ड चाइल्ड की बुद्धि लब्धि होती है 55 से 69 के मध्य, और ये वो बच्चे होते हैं जो शिक्षणीय कैटेगरी में आते हैं, मतलब इनको पढ़ाया जा सकता है, इनका बुद्धि का लब्धि का लेवल होता है 8 से 11 वर्ष के समान। तो निम्न मंदन की आईक्यू लेवल क्या होगा? 55 से 69, याद रखना आगे वाला बिंदु। सामान्य मंदन मॉडरेट जो आपके मंद बुद्धि बच्चे हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 40 से 54। पूरी एनसीईआरटी की भाषा ली मैंने, तो एनसीईआरटी का सेम पूरा पैटर्न है। सामान्य मंदन वो बच्चे होते हैं जो शिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं होते, ये प्रशिक्षण योग्य होते हैं। ये लाइन याद रखना। शिक्षणीय कौन है? निम्न मंदन। प्रशिक्षणीय कौन है? ट्रेनिंग द्वारा कौन सीखेंगे? सामान्य मंदन। 4 से 7 वर्ष के बच्चे के समान लेवल हुआ को। और सेवियर तीव्र मंदन बुद्धि होती है 25 से 39 के बीच में। इनका भाषा विकास कमजोर होता है, क्रियात्मक विकास कमजोर होता है, और बड़े ज्यादा टाइम ये कुछ कर नहीं पाते हैं, दूसरों पर डिपेंडेबल बच्चे होते हैं, याद रखना। तो ये ना पढ़ सकते हैं ना प्रशिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। अति गंभीर मंदन प्रोफाउंड चाइल्ड बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है, 25 या 20 से कम होती है, और ये बहुत छोटी सी आयु में मर जाते हैं। ज्यादा इनका बुद्धि बेचारा लेवल ऐसा होता है कि जल्दी ये क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के बच्चे होते हैं, ये मंदन के हैं और बुद्धि के टॉपिक के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये पढ़ के जाइएगा भाई, ठीक है ना, ये याद रखना। और जो मैंने एक्स्ट्रा चीज बताई उनको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। आंसर इसका सभी होगा ना, ये सभी सही है, याद रखना। इसका क्या होगा? सभी सही है। हाँ, 2 ऑप्शन ABCD, इसमें सभी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं की अभिज्ञता होती है। अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं, उनकी अभिज्ञता मतलब होता है जागरूकता। प्रकृतिवादी बुद्धि नहीं होती। प्रकृतिवादी का मतलब होता है प्रकृति के प्रति संवेदनशील। शिकारी, किसान, वनस्पति विज्ञानी, मौसम विज्ञानी, भूगोलवेत्ता, ये सब जो होते हैं वो प्रकृतिवादी होती हैं। जो मैंने लाइन बोली है सब याद रखना, ये प्रश्न आ सकते हैं। इंटरपर्सनल, अंतर्व्यक्तिक, जो दूसरों की भावनाओं को जान सकते हैं। साइकोलॉजी वाले सर हैं, देव सिंह सर हैं, वो चेहरा देख के पता लगा लेते हैं क्लास में टाबर का, समझ में आ रहे हो को नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। थोड़ा लक्षण देख के पता चल जाए मन के करोगा कि नहीं करोगा। तो मनोवैज्ञानिक में हुआ है, राजनेता में हुआ है, ठीक है ना, और डॉक्टर में बुद्धि पाई जा। इंटरपर्सनल। अंतर्व्यक्तिक, इंट्रापर्सनल, इंट्रा का मतलब होता है जो अपने आप को जान लेता है। जितना भी आपने बाबा, बाबा कौन सा? डंका बाबा। आजकल बाबा और भी घूमे अंडे, कई मतलब गर्लफ्रेंड धोखो देना बाबा बन जाएंगे। IIT बाबा बेचारा कैसे बना, देखो आप, जिससे प्यार किया उसने धोखा दे दिया, कहाँ स्पेस इंजीनियरिंग में जा रहा था और कहाँ आज कुंभ के मेले में घूम रहा है बेचारा। तो कई बार ऐसे बाबा भी बन जाएंगे। मैं अंतर व्यक्ति को माना बना पाऊँ, हो सके कि वो ज्यादा लागू हो, लेकिन स्पेशली ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे होते हैं, जो वास्तव में बहुत अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये होते हैं अंतर व्यक्ति, अपने आप को जानना। तो ये जो आंसर है इसका तीसरा होगा। और शारीरिक गति संबंधी मैंने बताया दिया खिलाड़ियों में पाई जाती है, ठीक है ना, तो ये तीसरा ऑप्शन होगा। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श यानी सैंपल के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? ये पिछले वीडियो में आया हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये वैसे भी आ चुका है। एक सिद्धांत था प्रतिदर्श। प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल, जिसको आप प्रतिमान का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रतिदर्श, प्रतिमान, ये दिया था थॉमसन ने। किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था 1916 में। और इसमें इसने कहा था कि बुद्धि जो होती है उसमें सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा अंश पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? थॉमसन। ये 15% टोटल थे। इसमें एक सिद्धांत बाकी रह गया, केवल प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, थ्रस्टन वाला, जिसमें उसने 7 पदांश समूह बताए थे। शब्द अर्थ योग्यता, शब्द वाक्य योग्यता, आपकी स्थानिक योग्यता, स्मृति योग्यता, प्रत्यक्षीकरण योग्यता, मेमोरी योग्यता और आगमन तार्किक योग्यता। ये एक सिद्धांत बाकी रह गया, बाकी सब प्रश्न इसमें आ गए। तो ये 15 प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा, मस्त रहिएगा। अगला टॉपिक जो होगा उसको भी मैं इसी प्रकार से सूक्ष्म एनालिसिस करके पूरा पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, आप तो मस्त रह के पढ़ो, हो जाएगी रेट आपकी। और सेकंड ग्रेड सबके लिए उपयोगी है, सभी जितने भी स्टेट के टेट होते हैं सब बच्चों को देखने चाहिए अच्छे से। थैंक यू।